फाइनली अब एक ऐसी टेक्निक आ चुकी है जिससे आप घर बैठे बैठे अपने चेहरे को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, और वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यकीन नहीं होता राइट? जरा इस लड़की का फोटो देखना। इसने स्पेशल टेक्निक में महज 12 महीनों के अंदर अपनी जॉ लाइन को इंप्रूव कर लिया, वो भी बिना किसी प्लास्टिक सर्जरी पर पैसे बर्बाद किए। अब ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें लोगों ने इस सिंपल सी टेक्निक से काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हासिल किए, एंड माइंड यू विदाउट एनी सर्जरी और एनी इन्वेजिव ट्रीटमेंट। अब ऐसे कई सारे वीडियोस आपने पहले भी देखे होंगे ऑनलाइन जो साइंटिफिकली ये क्लेम करते हैं कि फेस के शेप को चेंज किया जा सकता है। सो आखिर ये टेक्निक कौन सी है और ये काम कैसे करती है? वेल, इसे स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल के साथ वैसे तो हम आगे जानेंगे, बट फॉर नाउ बस इतना समझ लो कि इस टेक्निक में बेसिकली आपको एक सिंपल से टंग पोजीशन को होल्ड करके रखना होता है। जब आप अपने मुंह का इस्तेमाल खाना खाते वक्त या बोलते वक्त नहीं कर रहे हो तब, और फिर कुछ ही महीने में जैसे वेट लिफ्टिंग से आपकी बॉडी के शेप में बदलाव आने लगता है, उसी तरह इस टेक्निक से आपके जॉ लाइन की शेप में भी बदलाव आने लगता है। इस एक्सरसाइज को म्यूइंग कहते हैं, जिसे आज से करीबन 50 साल पहले 1970s में एक ऑर्थोडोंटिस्ट यानी कि दांत और जॉ अलाइनमेंट ठीक करने वाले डॉक्टर जॉन म्यू ने इजाद किया था। उनका यह दावा था कि अपने इस टेक्निक की मदद से उन्होंने नॉर्मल लोगों को तो छोड़ो, लिटरली उन लोगों को भी रिजल्ट्स दिलवाए हैं जिनके दांत आगे की तरफ निकले हुआ करते थे। उनका कहना था कि बहुत से लोगों के जो फेशियल अट्रैक्टिवनेस की प्रॉब्लम होती है ना, कि उनकी चिन नहीं दिखती, दांत आगे की तरफ निकल आते हैं, नाक बड़ी लगने लगती है या फिर गर्दन आगे की तरफ झुक जाती है, ये सब सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर ब्रीदिंग और मुंह के अंदर आपके टंग के पोजीशन की वजह से होता है। और म्यूइंग टेक्निक एग्जैक्टली इसी गलती को फिक्स करती है और आपके फेस को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अब एक डॉक्टर का अगर ऐसा दावा है, और कई सारे डॉक्टर्स ने तो इस टेक्निक को यूज करके कई पेशेंट्स को ट्रीट भी किया है, तो क्या ये सभी केसेस में, हम आम इंसान लोग के केसेस में भी ये वर्क करेगा? और अगर हां, तो इस टेक्निक को आखिर यूज कैसे किया जाता है? बट उससे पहले हमारी शक्ल ना मोस्टली हमारे जीन्स पर ही निर्भर करती है, राइट? मे बी ये सवाल आपके दिमाग में आए, और तभी तो हमारी शक्लें जो होती है हमारे पेरेंट्स से इतनी मेल खाती है। सो ऐसे में क्या उसे बदलना भी पॉसिबल है? क्या हम खुद से हमारे ही जीन्स यानी हमारे डीएनए को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं? और अगर ये वर्क करता भी है, सो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसे सही तरीके से कर भी रहे हैं या नहीं? ये टेक्निक जो लिटरली आपके फेस के शेप को ही चेंज कर सकती है, क्या इसे घर में बिना किसी एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन के करना सेफ भी है? व्हाट इफ हमारा चेहरा टेढ़ा हो जाए तो, और हम अट्रैक्टिव की जगह अगली बन जाए तो? वेल, ऐसे सवाल तो कई सारे हैं जिनके जवाबों के लिए हमें इस पूरे म्यूइंग के कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली समझना होगा, देखना होगा कि जैसे कई डॉक्टर्स और वीडियोस क्लेम करते हैं, क्या ये वाकई में वर्क करता भी है? कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, और इसीलिए इस वीडियो के जरिए मेरी बस यही कोशिश है कि मैं आपको इस पूरे मुद्दे पर कंप्लीट जानकारी विद साइंस प्रोवाइड करूं, ताकि आप अपने लाइफ और अपने फेस के डिसीजंस इन्फॉर्म्ड तरीके से ले सकें। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से कि सबसे पहले तो साइंस के हिसाब से एक अट्रैक्टिव फेस आखिर दिखता कैसे, उसके फीचर्स क्या होते हैं। अब कई मायनों में अट्रैक्टिवनेस सब्जेक्टिव जरूर होता है, जैसे कि किसी को अपने पार्टनर में बियर्ड पसंद होते हैं तो किसी को क्लीन शेवन लुक, किसी को डार्क स्किन पसंद होती है, किसी को व्हाइट स्किन। पर अट्रैक्टिवनेस के कुछ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स भी है, जिस वजह से लोगों को इन जनरल कुछ स्पेसिफिक फीचर्स वाले फेसेस बार बार देखना पसंद होता है। इनफैक्ट न्यूबॉर्न बेबीज तक अट्रैक्टिव फेसेस की तरफ ज्यादा लंबे समय तक देखना पसंद करते हैं और अगली चेहरों की तरफ कम। और न्यूबॉर्न बेबीज को तो अट्रैक्टिवनेस के जो सोशल स्टैंडर्ड्स है वो सिखाए गए नहीं होते। सो बात कुछ ऐसी है ना, लाखों सालों के हमारे एवोल्यूशन की वजह से हमारे दिमाग की वायरिंग कुछ इस तरह से डेवलप हुई है कि हमें दो फंडामेंटल फीचर्स यूनिवर्सली अट्रैक्टिव लगते हैं। इसमें सब्जेक्टिविटी का कोई सवाल ही नहीं है, हर किसी इंसान को जनरली ये फीचर्स अट्रैक्टिव लगते ही है। पहला फीचर है फेशियल कॉम्पोजिशन यानी कि फेशियल प्रोपोर्शंस, और दूसरा फीचर है फेशियल सिमेट्री। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपको शेर इतना खतरनाक होने के बावजूद भी इतना सुंदर क्यों लगता है, और चिहुआहुआ कुत्ता इतना छोटा सा होने के बावजूद भी इतना अजीब सा क्यों दिखता है? एक चिहुआहुआ कुत्ते का फेस डजंट फील इजी ऑन आईज। व्हाई इज दैट? वेल, दैट इज एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ फेशियल कॉम्पोजिशन और प्रोपोर्शंस। देखो, हम ह्यूमंस के लिए ना साइंस के हिसाब से अट्रैक्टिव फेशियल कॉम्पोजिशन वो होता है जिसके फेशियल प्रोपोर्शंस सभी ह्यूमन फेसेस का एवरेज हो, यानी वो इंसान जिसका फेस एक्सट्रीम्स में हो, जैसे बहुत बड़ी नाक या बहुत छोटी नाक, बहुत बड़ा मुंह या बहुत छोटी आंख। ऐसे एक्सट्रीम फीचर्स हमें यूजुअली अट्रैक्टिव नहीं लगते।
और इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि एवरेज फीचर्स एक पोटेंशियल पार्टनर में हेल्दी जेनेटिक हेल्थ की तरफ इशारा करते हैं और एबनॉर्मल फीचर्स यानी एक्स्ट्रा लार्ज या एक्स्ट्रा स्मॉल फीचर्स गुड जेनेटिक हेल्थ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। और मेट सिलेक्शन में एज यू माइट गेस हम हमेशा जितना हो सके सेफ रहना चाहते हैं और इसीलिए हम ह्यूमंस के लिए ये टेंडेंसी डेवलप हुई कि हमें एवरेज फीचर्स सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। अब ऐसे में जो एनिमल फेसेस के प्रोपोर्शंस इस अट्रैक्टिव ह्यूमन फेस के प्रोपोर्शन से मैच करते हैं वो फेसेस हमें ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आते हैं और जो एनिमल के फेसेस के प्रोपोर्शंस एक अनअट्रैक्टिव ह्यूमन फेस की झलक देते हैं वो फेसेस हमें अगली लगते हैं। बेसिकली हम हर किसी एनिमल के फेस को ह्यूमन फेस के पैरामीटर्स से सबकॉन्शियसली स्कैन करते हैं और अगर प्रोपोर्शंस एक हेल्दी ह्यूमन फेस के प्रोपोर्शन से मैच नहीं करते तो वो हमें डिसफिगर्ड या वियर्ड नजर आते हैं। अब शेर के फेस के केस में उसके फीचर्स और प्रोपोर्शंस एक अट्रैक्टिव ह्यूमन फेस से मैच करते हैं और इसीलिए वो हमें अट्रैक्टिव लगते हैं, जबकि एक चिहुआहुआ का वीक चिन और एबनॉर्मली बड़े आईज एक डिसफिगर्ड ह्यूमन फेस जैसा लुक देते हैं और इसीलिए हमें वो अनअट्रैक्टिव दिखते हैं। बेसिकली ह्यूमंस के दूसरे जीवों और इवन चीजों में ह्यूमन फेसेस और इमोशंस देखने की एबिलिटी को साइंटिफिकली पैराइडोलिया कहते हैं। और बहुत सारे जानवर जैसे कैट्स हो गए, चीतास, डॉग्स, बेयर्स, ये भले ही डेंजरस है बट ये बेबी फीचर्स डिस्प्ले करते हैं, जैसे बड़ी आंखें, सॉफ्ट स्किन, राउंड बॉडीज, प्लेफुलनेस, जिसे हमारा ब्रेन बच्चों से रिलेट करता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है जिससे हमारे नर्चरिंग इंस्टिंक्ट्स जाग उठते हैं। और इस फिनोमिनान को साइंटिफिकली बेबी स्कीमा कहा जाता है और ये भी फेशियल कॉम्पोजिशन से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनान है जिससे किसी का फेस हमें अट्रैक्टिव लगता है या अनअट्रैक्टिव। अच्छा, अब एक और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है अट्रैक्टिवनेस का। सो हमने राइट प्रोपोर्शंस की बात की, राइट, बट क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लड़कियां ब्रेस्ट या बट इंप्लांट्स करके एक्स्ट्रा साइज क्यों करवा लेती है? आई मीन ऐसा करके वो अपने प्रोपोर्शंस को तो बिगाड़ रही है, राइट, अननेचुरल बना रही है, तो आखिर वो अट्रैक्टिव क्यों लगता है काफी सारे केसेस में? अब ऐसा क्यों होता है ये समझने से पहले अट्रैक्टिवनेस के लिए ह्यूमंस में एक और एक फैक्टर है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हेयर क्वालिटी। बट आज प्रॉब्लम यही हो गई है कि हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल और हार्मफुल केमिकल से बने प्रोडक्ट्स की वजह से आज हेयर लॉस, व्हाइट हेयर, डैंड्रफ और इवन बॉल्डनेस काफी ज्यादा कॉमन होते जा रहा है, जिसके लिए मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है हमारे एंशिएंट आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां यूज करना, जैसे कि भृंगराज जो कि हमारे स्कैल्प में ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, या फिर आंवला, शिकागाय और गोटू कोला। ये हर्ब्स हेयर की थिकनेस को इंक्रीज करके व्हाइट हेयर होने से रोकते हैं और एलोवेरा और लैवेंडर ऑयल जो बालों को स्मूथ बनाते हैं उन्हें कंडीशनिंग देते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए इन सभी हर्ब्स को ढूंढकर उन्हें खुद से लगाना कितना मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए इसके जगह पर आप आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल यूज कर सकते हो जो कर्नाटक की हक्की पिक्की आदिवासी कम्युनिटी बनाती है, वहां के नागर होल जंगलों के 100 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके। अब मेरी फैमिली में कुछ लोगों ने इस तेल को इस्तेमाल किया और उन्हें काफी पसंद आया, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। अगर आप ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल यूज करना चाहते हो तो स्क्रीन पर मैंने कुछ नंबर्स दे दिए, उनका ऑफिशियल वेबसाइट भी, आप उन नंबर्स पर कांटेक्ट करके डायरेक्टली उन आदिवासियों से ही ये तेल खरीदना। इनके वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द बिग क्वेश्चन। हमने राइट प्रोपोर्शंस की बात की थी, राइट? तो क्यों कुछ लड़कियां ब्रेस्ट या बट इंप्लांट्स करके एक्स्ट्रा लार्ज साइज करवाती है? वेल दैट इज बिकॉज ह्यूमंस और सभी जानवरों में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट होता है। इसे सेक्सुअल अट्रैक्शन कहा जाता है और ये सेक्सुअल सिलेक्शन में एड करता है। ये यूनिवर्सल नहीं होता पर सेक्स यानी कि जेंडर स्पेसिफिक होता है। जैसे लड़कों के लिए फॉर एग्जांपल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ब्रॉड शोल्डर्स, स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, मस्कुलर बॉडी, डीप वॉइस, ये सब सेक्सुअल मैच्योरिटी दर्शाता है। और लड़कियों के लिए वाइडर हिप्स, ब्रेस्ट्स, सॉफ्ट स्किन, हाई पिच वॉइस एटसेट्रा सेक्सुअल मैच्योरिटी दर्शाता है। मेल्स और फीमेल्स के डिफरेंट अट्रैक्टिवनेस के कॉन्सेप्ट्स और फीचर्स को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहा जाता है और इसे जितना हो सके इंप्रूव करना अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाएगा इन द आईज ऑफ ऑपोजिट सेक्सेस, बट ओनली टू एन एक्सटेंट। उसके बाद चीजें थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ है दया वाले टेंजेंट में चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी लड़की ने अगर बहुत ही बड़े ब्रेस्ट इंप्लांट्स करवा दिए तो क्रिंज करने वाली फीलिंग आती है, राइट? या फिर अगर किसी लड़के ने बहुत ही बड़े मसल्स बना दिए तो बेसिकली वो केकड़ा लगता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद सेक्सुअल फीचर्स अगर बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं तो वो ह्यूमन लाइक दिखना ही बंद हो जाते हैं। और इसी ह्यूमन लाइक होना मगर कुछ तो गड़बड़ है वाली फीलिंग का आना
को कहते हैं अनकैनी वैली हाइपोथेसिस, जो बेसिकली ये डिस्क्राइब करती है कि लोगों में क्रिंज या इवन फियर इमोशन क्यों क्रिएट होता है नेचुरल मगर अननेचुरल चीजों को देखकर या उसे एक्सपीरियंस करके। अब फेस चेंजिंग एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले बात करते हैं दूसरे यूनिवर्सली अट्रैक्टिव फीचर के बारे में, जो है फेशियल सिमेट्री। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी कंडक्ट की गई थी जो एल्सेवियर जर्नल में भी पब्लिश्ड है। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने कुछ ओरिजिनल ह्यूमन फेसेस के फोटोज लिए थे और उनके इमेज को प्रोसेस करके उनके सिमेट्रिकल वर्जन्स बनाए थे, और फिर उन्होंने जब ये दोनों तरह के फोटोज अपने टेस्ट सब्जेक्ट्स को दिखाया विदाउट टेलिंग देम कि कौन सा वाला ओरिजिनल है और कौन सा वाला क्रिएटेड सिमेट्रिकल वर्जन, तो उन्होंने देखा ज्यादातर सब्जेक्ट्स ने अट्रैक्टिवनेस के स्केल पर हमेशा सिमेट्रिकल फेसेस को ज्यादा स्कोर दिया ओवर द ओरिजिनल वन। साइंटिस्टों ने स्टडी के बाद यह कंक्लूड किया कि हम ह्यूमंस का यह प्रेफरेंस इसीलिए है क्योंकि फेशियल सिमेट्री एक तरह से हमारे जीन्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है ये दर्शाती है। बेसिकली अगर किसी को डेवलपमेंटल ईयर्स में कोई वायरस या पैरासाइट इन्फेक्ट कर देता है तो उसका बॉडी नॉर्मली ग्रो नहीं हो पाता और एसिमेट्रिकल फीचर्स डेवलप होते हैं। अब ऑफ कोर्स किसी का भी चेहरा 100% सिमेट्रिकल नहीं होता, लेकिन जिसका जितना ज्यादा होगा वो एक बायोलॉजिकल लेवल पर गुड जेनेटिक हेल्थ का सिग्नल करता है और इसीलिए हमें ऐसे फेसेस ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये सब कुछ बाय द वे इंस्टिंक्चुअल होता है, यानी कि सबकॉन्शियस लेवल पर। सो ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के अगले को जज कर रहा है। सो ये सबसे हमें क्या समझ आता है, साइंस कहना क्या चाहता है? ऑल इन ऑल अगर आपको अट्रैक्टिव दिखना है तो आपके फेशियल प्रोपोर्शंस एक एवरेज ह्यूमन फेस के प्रोपोर्शंस के करीब होने चाहिए, एक्सट्रीम फीचर्स नहीं होने चाहिए, सेक्सुअल फीचर्स थोड़े से एनहांस्ड होने चाहिए और फेस और बॉडी जितना हो सके सिमेट्रिकल होनी चाहिए। अब एक और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अट्रैक्टिवनेस का, जो है रेयरिटी का कॉन्सेप्ट। कभी सोचा है आपने किसी पर डिंपल्स क्यों अच्छे लगते हैं, या फिर लिप्स के ऊपर एक छोटा सा मोल क्यों अच्छा लगता है, या फिर कोई भी ऐसा फीचर जो हल्का सा कुछ अलग है? वेल दैट इज बिकॉज हमारा दिमाग रेयरिटी या फिर स्केर्सिटी को अट्रैक्टिवनेस के नजरों से देखता है। साइकोलॉजी में एक कुकी एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें 2 जार्स रखे गए थे। एक जार में बहुत सारे कुकीज को रखा गया था और दूसरे जार में बस सिर्फ एक कुकी को, और पार्टिसिपेंट्स को यह पूछा गया कि कौन सी कुकी आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, यानी किसे खाने का आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड बट मोस्ट ऑफ द लोगों ने उस एक अकेले रखे कुकी को चुना, क्योंकि स्केर्सिटी क्रिएट्स अट्रैक्टिवनेस। हाउ कूल इज दैट, राइट? और इसीलिए पर्सनालिटी वाइज भी ज्यादा चिपकू लोग हमें क्रिंज फील कराते हैं और ज्यादा मिस्टीरियस लोगों का एक अलग ही डार्क अपील होता है। बट वंस अगेन इन बैलेंस गाइस, अट्रैक्टिवनेस के हर केस में ओवर इज गोबर, ये याद रहे। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमारा चेहरा कैसा दिखेगा, ये तो पूरी तरह से हमारे पेरेंट्स से मिले जीन्स पर डिपेंड करता है, राइट? सो अगर हमारे फेस का कॉम्पोजिशन या सिमेट्री नेचुरली ही गलत है तो उसे बिना सर्जरी के बदल पाना पॉसिबल भी है क्या? वेल इट टर्न्स आउट आपका फेशियल अपीयरेंस जितना आपके जीन्स पर डिपेंड करता है उतना ही वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि आपके ब्रीथिंग टेक्निक और ईटिंग हैबिट्स पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सभी जानवरों में ह्यूमंस ही वो इकलौते जीव है जिनके फेशियल स्ट्रक्चर में चिन्ह होती है। ये लिटरली हमारे सबसे क्लोजेस्ट कजिन्स चिंपैंजीज और गोरिल्लाज में भी नहीं होती है, और ना ही हमारे जो डायरेक्ट एंसेस्टर्स है होमो इरेक्टस उनमें भी कभी नहीं थी। यानी कि ये चिन्ह हमारे चेहरे को एक ह्यूमन लाइक अपीयरेंस देती है। बट गेस व्हाट, सिर्फ एक गलती से आप अपने चिन्ह को ऐसे पीछे ढकेल कर अपने चेहरे के प्रोपोर्शंस को बिगाड़ सकते हो और वो आपको अनअट्रैक्टिव बना सकता है। ये गलती जो बहुत सारे लोग जाने अनजाने में कमिट करते हैं है माउथ ब्रीदिंग। यू नो, आपके अगर दांत आगे शिफ्ट हो चुके हैं या वो टेढ़े मेढ़े हैं या आपकी जॉ लाइन प्रॉपर नहीं है तो ये सब मेजरली इसी माउथ ब्रीदिंग की वजह से होते हैं। अब हमारे कौन से फेशियल फीचर्स हमारे जीन्स पर डिपेंड करते हैं और कौन से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर, इसे पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स को बचपन से ऑब्जर्व करना, क्योंकि व्हाइल ग्रोइंग अप उनके जो फीचर्स बड़े होने के बाद भी एकदम सेम रह जाते हैं वो मोस्टली जीन्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं, और जो फीचर्स अलग हो जाते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। अब ऐसी एक स्टडी जब ट्विन्स के फेशियल फीचर्स पर की गई थी तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आया। इस चीज का पता चला कि हमारे फेस का जो अपर हाफ वाला पोर्शन है वो मेजरली जीन्स पर डिपेंड ज्यादा करता है, लेकिन जो लोअर हाफ वाला रीजन है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ज्यादा डिपेंड करता है। और इन पर्टिकुलर ट्विन्स के केस में एक ट्विन की माउथ ब्रीदिंग हैबिट और मुंह हमेशा खुला रखने की वजह से उसका जॉ वाला हिस्सा पहले ट्विन से अलग दिखने लग गया। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि माउथ ब्रीदिंग स्पेशली हमारे डेवलपमेंटल एजेस में हमारे लोअर जॉ के ग्रोथ को सीरियसली रिस्ट्रिक्ट कर देती है। दरअसल जब भी हम अपना मुंह बंद रखते हैं, आपने नोटिस किया होगा हमारी टंग हमेशा हमारे मुंह में ऊपर के पैलेट पर रेस्ट करती है। ये इसीलिए होता है बिकॉज स्ट्रक्चरली
इट हेल्प्स अस अवॉइड 2 प्रॉब्लम्स। ये हमारे मुंह के ओपनिंग को ब्लॉक करके हमें माउथ ब्रीदिंग करने से रोकता है, एंड सेकेंडली हमारे चीक्स के जो बक्सिनेटर मसल्स होते हैं ना, ये नेचुरली हमारे अपर जॉ पर एक इनवर्ड दबाव डालते हैं, जिससे उसका यू शेप्ड स्ट्रक्चर वी शेप्ड बनने में प्रेशराइज होता है और हमारे दांत बाहर निकलने के लिए प्रेशराइज होते हैं। अब ऐसे में हमारे टंग की रेस्टिंग पोजीशन इस इनवर्ड फोर्स को भी बैलेंस आउट करती है, जिससे हमारे जॉ का स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। यानी कि आपके टंग की सिर्फ रेस्टिंग पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है। अब ऐसे में लेट्स से आपको बचपन से ही अस्थमा या एलर्जी या ऐसी कोई रेस्पिरेटरी बीमारी है, तो आप क्या करो? ऑब्वियसली आप रेगुलरली मुंह से सांस लेने लगोगे। एंड वेल गेस व्हाट, इस केस में एग्जैक्टली यहीं से ही आपका फेस बदलने लगता है, क्योंकि फेस पर पड़ रहे डिफरेंट फोर्सेस बैलेंस आउट करने की जगह पर अब एक नेट इनवर्ड फोर्स अप्लाई करने लगते हैं। बट इट डजंट स्टॉप ओवर हियर। जब आप रेगुलरली मुंह से सांस लेते हो तो इससे आपको इवेंचुअली मुंह खुला रखने की आदत पड़ जाती है, और आपकी जीभ भी मुंह को ब्लॉक करने के बजाय अब नीचे लोअर जॉ पर रेस्ट करने लगती है। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन में प्रॉब्लम क्या है? वेल, आपके दांत, स्पेशली आपके ये आगे वाले इंसिजर्स, इनको जब ऑपोजिट दांतों से फोर्स नहीं मिलता तो ये बिना रोक टोक के किसी खरगोश के दांत की तरह लंबे हो जाते हैं, जिसे डेंटिस्ट्री की भाषा में ओवर इरप्शन ऑफ टीथ कहा जाता है। ये बेसिकली आपके जॉ को ठीक से बंद नहीं होने देते, और इवेंचुअली जब आप अपने साइड के मोलाज से खाना चबाने की कोशिश करते हो तो आपके लोअर जॉ को बार बार पीछे खिसकना पड़ता है। एंड नाउ वंस दिस एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट, तो आपके लोअर जॉ को स्कल से जोड़ने वाला ये टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट TMJ उसी पोजीशन में लॉक हो जाता है, जिससे आपकी चिन और जॉ लाइन एक तरह से गायब हो जाती है। प्लस जब आपका लोअर जॉ और उसमें रेस्ट कर रही आपकी टंग पीछे सरक जाती है, तो जस्ट लाइक आवर नोज, अब वहां पे भी एयरवे ब्लॉक होने लगता है, और उसे फ्री करने के लिए हमें गर्दन को आगे टिल्ट करने की आदत लगने लग जाती है। सो ऑल इन ऑल, सिर्फ मुंह से ब्रीथ करने की सिंपल सी आदत से हुआ क्या? आपके अपर जॉ का शेप बिगड़ा और दांत आगे निकल आए, आपके आगे के दांत खरगोश की तरह ओवर ग्रो होने लग गए, और आपका लोअर जॉ पीछे खिसक गया, एंड इवन आपकी गर्दन आगे टिल्ट हो गई, और अल्टीमेटली आपका ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखने लग जाता है, विद नो प्रोमिनेंट चिन और जॉ लाइन। सो अब आता है अगला सवाल। म्यूइंग से, जैसे हमने पहले देखा, काफी सारे लोगों ने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और उन्होंने अपने फेशियल स्ट्रक्चर को चेंज किया। सो आखिर ये मिरेकल कैसे हुआ? वेल देखो, हमारा जो स्कल होता है ना, वो फीमेल्स के केसेस में अराउंड 16 इयर्स की उम्र तक ग्रो कर रहा होता है, और मेल्स के केसेस में वो करीब 18 से 21 साल तक ग्रो कर रहा होता है, और इसके बाद ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होने लगती है। इसी समय आपका जो लोअर जॉ होता है वो भी ज्यादातर पीछे की तरफ ग्रो होकर आगे शिफ्ट हो रहा होता है। मीनिंग, ऑर्थोट्रोपिक्स की थियरी के हिसाब से अगर आपने सही समय पर करेक्टिव मेजर्स लिए और अपने ब्रीदिंग हैबिट्स को सुधारे, तो आपकी जॉ लाइन और चिन फिर से लौट सकती है। ऑर्थोट्रोपिक्स बेसिकली साइंस का वो ब्रांच है जो स्ट्रिक्टली विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस, टेक्निक्स, ब्रीदिंग एंड पोस्चर इंप्रूवमेंट्स से फेस के शेप को रीमोल्ड करता है, और ऑर्थोडोंटिक्स ऑन द अदर हैंड वो ब्रांच है जो मैकेनिकल ब्रेसेस वगैरह लगाकर फेस को रीमोल्ड करता है। अब ऑर्थोट्रोपिक्स की म्यूइंग टेक्निक को इफेक्टिवली यूज करने के लिए यू जस्ट हैव टू फॉलो दीज 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, जहां पर आप N बोलने के लिए जीभ को टच करते हो ना, वहां पर अपने जीभ की टिप को टच करो। अब टच कर लिया हो तो बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। इस N स्पॉट को टच करते हुए धीरे से अपना मुंह बंद करो, मेंटेनिंग अ ब्लैंक फेस, और फिर मुंह में जितना भी सलाइवा है ना, उसे स्वॉलो कर लो। बेसिकली सक्शन से आपकी पूरी जीभ आपकी ऊपरी पैलेट से चिपकनी चाहिए, ओनली देन इट इज राइट। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। ये बेसिकली आपके नेक को ठीक करने के लिए। इसमें आपको बस अपने चिन को पीछे टक करना होता है व्हाइल मेंटेनिंग द फर्स्ट 2 पोस्चर्स। अब अगर आप ये 3 स्टेप्स रेगुलरली करते हो, जब भी आप बात नहीं कर रहे हो या खाना नहीं खा रहे हो, तो विद इन अ फ्यू ईयर्स और समटाइम्स इवन मंथ्स आपको प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, जैसे इन सारे ट्रांसफॉर्मेशनल केसेस में देखने को मिला। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कंसिडर करना जरूरी है कि ऑर्थोट्रोपिक ट्रीटमेंट्स, इसकी म्यूइंग के थ्रू मोस्टली देखा गया है कि बच्चों में ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आते हैं, क्योंकि उनके बोन्स अभी भी मैलेबल होते हैं। बट एडल्ट्स के केस में इफेक्ट्स दिखने में कई साल लग सकते हैं और फिर भी फेयरली वीक होते हैं। सो जो भी वीडियोस ये क्लेम करते हैं कि म्यूइंग से एडल्ट फेस शेप भी चेंज हो सकता है कुछ ही महीनों में और अपने रिजल्ट्स को पोस्ट करते हैं, वो ये पूरी कहानी नहीं बताते। सो क्या अगर आपकी एज 22 प्लस है और आपका चिन या जॉ वीक है, या मे बी आपको आपका ओवरऑल फेस शेप पसंद नहीं है,
क्या चीजें की जा सकती है अट्रैक्टिव दिखने के लिए? क्या फेशियल एक्सरसाइजेस आपको बेनिफिट करेंगे? तो देखो, इन जनरल ना फेशियल एक्सरसाइजेस आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट जरूर कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी एज ज्यादा है और आप में एजिंग के साइंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये साइंटिफिक स्टडी बताती है। फेशियल मसल्स की टोनिंग हो सकती है, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ सकती है, अपीयरेंस ऑफ स्कार्स बेटर हो सकते हैं और रिंकल्स कम हो सकते हैं। बट अगर आप एक जवान इंसान हो, 25 से 35 साल के उम्र के बीच के, तो म्यूइंग और फेस एक्सरसाइजेस आप जरूर कर सकते हो, बट उसके बेनिफिट्स बहुत ही कम आपको मिलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ गिने चुने एक्सरसाइजेस जरूर है जो सबसे ज्यादा बेनिफिट करेंगे साइंटिफिकली फेस को डिफाइन करने में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि आपके केस में सबसे बड़ा रामबाण आखिर क्या होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, सिर्फ एक बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना। आप में से कितने लोग सरप्राइज हो जाओगे, एंड यस, इवन पतले लोग भी, जस्ट अगर आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम कर दोगे तो। मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि उनका चिन या जॉ वीक है, मगर वो फैट्स और सॉफ्ट टिश्यू के फेस में एक्सेस डिपोजिशन की वजह से होता है कि आपका फेस स्ट्रक्चर सॉफ्ट, वीक और लेस डिफाइंड लगता है। एंड यस, ये ट्रेडिशनली पतले लोगों में भी होता है, क्योंकि इंडिया में स्किनी फैट लोग बहुत सारे हैं आज के तारीख में। बॉडी फैट परसेंटेज, याद रहे, आपके वेट पर डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, इस बॉडी बिल्डर को देखना, ये 120 किलो के हैं, मगर इनका बॉडी फैट परसेंटेज 6 से 7% होगा, जो आपके और मेरे बॉडी फैट परसेंटेज से कई गुना कम है। मेरा बॉडी फैट परसेंटेज फॉर एग्जांपल 16 से 18% के बीच में। एक्टर्स को मूवीज के लिए रिप्ड होने के लिए एटलीस्ट 10% पर आना होता है, ताकि उनका जॉ लाइन चिजल्ड दिखे और बॉडी ग्रेनी और मस्कुलर दिखे। तो जस्ट बिकॉज आप 70 किलो के और आपका पेट अंदर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम है। आपका बॉडी फैट परसेंटेज 22% हो सकता है। और फिर आप सोचोगे कि मैं तो यार पतला हूं, लेकिन मेरा जॉ लाइन क्यों नहीं दिख रहा है शार्प? अच्छा, कुछ लोग के केस में जिनका जॉ लाइन नेचुरली बहुत ही शार्प है या उनका फेस बहुत ही नैरो है, तो थोड़ा बॉडी फैट परसेंटेज आप पर अट्रैक्टिव लग सकता है, वरना आप कुपोषण के शिकार लगोगे। सो अल्टीमेटली आपको ट्राई करके देखना होगा कि फेशियल एस्थेटिक्स के लिए आपका बॉडी फैट परसेंटेज का स्वीट स्पॉट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के साइंटिस्टों ने एक स्टडी कंडक्ट की। उसमें उन्होंने देखा कि ऑन एन एवरेज इंडिविजुअल केसेस को हटाकर जिन मेल्स का बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 24 का होता है और फीमेल्स का 19 होता है, उनमें चेहरे पर हेल्दी अमाउंट्स ऑफ फैट डिपॉजिट होते हैं, जिससे वो एकदम पतले भी नहीं लगते और एकदम मोटे भी नहीं लगते। यानी कि अगर आप अभी जाकर एक ऑनलाइन BMI कैलकुलेटर की मदद से अपना BMI निकालते हो, तो उससे आपको भी एक अंदाजा लग जाएगा कि आपको बॉडी फैट परसेंटेज कम करने की जरूरत है या फिर बढ़ाने की। बट अल्टीमेटली लेट मिरर बी द अल्टीमेट जज, क्योंकि इन स्टडीज में तो एवरेजेस की बात की जाती है। मेरा फेस अगर 12% बॉडी फैट पर ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो किसी का 15% में लग सकता है, तो किसी का इवन 20% में लग सकता है। बट जनरली जिन्हें भी अपने फीचर्स को डिफाइन करना है, उन्हें और शार्प बनाना है, बॉडी फैट परसेंटेज घटाना ही आपका अल्टीमेट रामबाण होगा। उससे आपका फेस एकदम से ही अलग दिखने लगेगा। अब बात करते हैं ओनली एक्सरसाइजेस दैट कैन शो चेंजेस ऑन योर फेस की। 2 एक्सरसाइजेस है, या मोर स्पेसिफिकली 2 प्रोमिनेंट मसल ग्रुप्स को टारगेट करने वाले एक्सरसाइजेस। एक है आपके जॉ मसल्स यानी कि मैसेटर मसल्स, और दूसरे है आपके नेक मसल्स। बेसिकली फंडा यहां पर सिंपल है। जिस तरह से आप अपने बाइसेप्स को ट्रेन करके उसमें टोनिंग और डेफिनेशन लाते हो, उसी तरह कई सारे च्यूइंग एक्सरसाइजेस के थ्रू मैसेटर मसल्स में भी टोनिंग और डेफिनेशन लाया जा सकता है। सो बात ऐसी है ना, यहां पर इस जगह पर च्यूइंग में काम आने वाले मैसेटर मसल्स होते हैं, जो सॉफ्ट फूड खाने की वजह से आज के समय में मॉडर्न यंगस्टर्स में ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहे। सो अगर आप अपने डाइट में रॉ वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट्स हो गए या फ्रूट्स को इंक्लूड करते हो, या रेगुलरली च्यूइंग गम्स चबाकर अपने मैसेटर मसल्स को टोन करते हो, तो एक चिजल्ड जॉ लाइन आप डेवलप कर सकते हो। बट वंस अगेन यहां पर बॉडी फैट परसेंटेज कम होना चाहिए, वरना चर्बी की लेयर उस मसल टोन को ढककर एक सॉफ्ट एंड राउंडेड अपीयरेंस ही देने वाली है। दूसरा है नेक एक्सरसाइजेस। एक ब्रॉड वेल टोन नेक मेल्स को एक एस्थेटिक अपीयरेंस दे सकता है और जॉ लाइन के भी शार्प होने का एक इल्यूजन देता है। सिंपल एक्सरसाइजेस जिसके नेक क्रंचेस या नेक कर्ल अप्स, चिन अप्स एटसेट्रा काफी बेनिफिट कर सकते हैं इस मामले में। अब ऐसे बहुत सारे नेक एक्सरसाइजेस है, बट संभाल के हेवी वेटेड एक्सरसाइजेस नहीं करना, भारी इंजरी का रिस्क हो सकता है। एंड फाइनली फ्रेंड्स, एक लास्ट टेक्निक जिसका बेनिफिट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सिर्फ लड़के ही उठा सकते हैं, वो है यूजिंग बियर्ड टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ एन अट्रैक्टिव फेस। एक स्टडी में पाया गया कि अगर अनअट्रैक्टिव फेसेस का लोअर हाफ अगर कवर्ड हो, तो वही फेसेस सडनली लोगों को अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। मीनिंग, अगर आप एक मेल हो जिसकी चिन काफी छोटी है या जॉ वीक है, तो
तो आप एक वेल ग्रूम्ड बियर्ड रख सकते हो जो इंस्टेंटली आपके चिन के डिमेंशंस को एनहांस कर देगा। आप अपने बियर्ड को लिटरली अपने लोअर फेस के कमियों को मास्क करने के लिए यूज कर सकते हो, जिससे एस्थेटिक सेंस से इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आप एक अट्रैक्टिव इंसान हो। विराट कोहली का एग्जांपल ले लो। विराट को इस लुक से इस लुक को अचीव करने में क्या ही करना पड़ा। नंबर 1, बॉडी फैट परसेंटेज को कम किया, और नंबर 2, अपने लोअर फेस को एक स्टाइलिश बियर्ड से मास्क किया और फेस तुरंत 10 टाइम्स ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया। ऐसे कितने ही एग्जांपल्स आप देख सकते हो जिन्होंने बियर्ड के थ्रू अपने फेशियल प्रोपोर्शंस को एनहांस किया और अट्रैक्टिवनेस को लिटरली हैक किया। सो ऑल इन ऑल, अच्छा दिखने के लिए आपको बस थोड़ा सा साइंस का ज्ञान चाहिए। कह सकते हैं इसमें 50% अच्छे जीन्स का रोल है और बाकी के 50% के लिए बस थोड़ा दिमाग और थोड़े एफर्ट्स लेने आना चाहिए। और अंत में तो लुक्स कैन ओनली गेट यू सो फार, बिकॉज अल्टीमेटली तो एक अच्छे कवर वाली किताब आपकी पहली नजर में अटेंशन तो ग्रैब कर लेती है, बट उस किताब के अंदर का कंटेंट अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि उस किताब की कीमत और डिमांड कितनी होगी और क्या आप उस किताब को अपने साथ लेकर भी जाना चाहोगे कि नहीं। सो ऑप्टिमाइज योर लुक्स व्हाटएवर बेस्ट यू कैन, बट जस्ट डोंट गेट ऑब्सेस्ड बाय इट, बिकॉज नथिंग इज मोर सेक्सी एंड सक्सेसफुल than being confident in your own skin. Thanks for watching friends. Take care. जय हिंद। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले ओरिजिनल आदिवासी ऑयल परचेस करने के लिए ये नंबर्स पर कॉल करना या इनका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।